में जैसे आपने कहा जाए, इट इज अ राइट ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब ए राइट ऑफ ए पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन और रीजन एटसेट्रा टू गवर्न और कंट्रोल हिज हर और इट्स ओन अफेयर्स। सिंपल इसका डेफिनेशन ऑटोनॉमी वर्ड का, और इसका इस्तेमाल एजुकेशन पॉलिसी में अगर होता है, पहले भी हुआ है और आज भी अगर होता है, तो इस शब्द से कोई किसी को परहेज नहीं हो सकता। और बल्कि अगर देखा जाए किसी इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो ऑटोनॉमी का मतलब उसका जब खुद गवर्न और कंट्रोल होगा, तो साथ साथ उसकी सेल्फ वर्थ कहना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जुड़ जाता है। मतलब ये शब्द अपने आप में ऐसा है कि जिसको सीधा कई बार नकारते हैं लोग, तो वो मेरे को लगता है कि सही बात नहीं है। तो कोई और यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करेगा तो इसका तो विरोध हमेशा से टीचर्स बल्कि करते रहे। हमारे पास अपने टीचिंग की स्पेस होनी चाहिए, हमारे पास अपना सिलेबस बनाने का एक राइट होना चाहिए एज ए यूनिवर्सिटी, और उसको फिर पढ़ाने का हमारे किस तरह से हमने उसको पढ़ाना है, किस तरह से हमने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, स्टूडेंट का निर्माण करना है, समाज का निर्माण करना है, इसका तो हमेशा से ही हर टीचर, हर प्राध्यापक, हर अध्यापक इसकी डिमांड करता रहा। और ये भी सही बात है कि गवर्नेंस के नाम पे इस पे बहुत बार अंकुश भी लगता है। मतलब ऑटोनॉमी चाहिए इंस्टीट्यूशन को, तो ऑटोनॉमी चाहिए टीचर को भी। तो जब ऑटोनॉमी की शब्द की व्याख्या होती है, तो वो तो टॉप टू बॉटम अपने आप फ्लो करता है, उनको हर एक को अपनी अपनी ऑटोनॉमी चाहिए। अब ज्यादा इसके विषय में मतलब अगर मैं कहूं कि तो 3 तरह की ऑटोनॉमी के बारे में हम बात कर सकते हैं इन जनरल, खास तौर पे इन रिलेशन टू दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या कॉलेजेस हो। पहला, जैसे मैंने कहा, एकेडमिक ऑटोनॉमी। अब एकेडमिक ऑटोनॉमी में जैसे कहा, तो ये तो ऑलमोस्ट मतलब किसी ना किसी रूप में यूनिवर्सिटीज के पास तो रही है। अब कॉलेजेस के पास ये इनडायरेक्टली रही है। अगर तो कॉलेजेस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का, उनके रिप्रेजेंटेशन की से रही है। लेकिन अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस रहे हैं, तो ऐसे बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि जहां पर यूनिवर्सिटीज, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, सेंटर की तो जैसे मैडम ने बताया कि उनकी एज ए पॉलिसी भी नहीं थी कि एफिलिएटेड कॉलेजेस उनको होने चाहिए, लेकिन स्टेट में तो बहुत सारी थी, और वहां पर सिलेबस बनाना, बाकी सारे काम करने का स्टेट यूनिवर्सिटीज काम करती, और एफिलिएटेड कॉलेजेस को उनके द्वारा सारे लिए हुए निर्णय को मानना चाहिए, ऐसा कहा। अब वो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं, वो स्टेट फंडेड भी हो सकते थे, वो पार्शियली स्टेट फंडेड भी हो सकते थे, और कई बार प्राइवेट भी हुए। तो उनको ऐसा लगने लगता था, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, जैसे हमारे यहाँ पर भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रहा, एनएसयूटी रहा। अब आप देखिए कि हमारी ये पॉलिसी आई नहीं, लेकिन 1986 की पॉलिसी के तहत ही दोनों कॉलेजेस हमारे यहाँ से जो एफिलिएटेड थे, वो बड़ी आसानी से इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज बन गई। इसका मतलब ये है कि जब तक अभी ये प्रावधान आया नहीं है, मतलब नया पॉलिसी का, उससे पहले की भी गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी के अंदर ये प्रावधान है कि इस तरह के एफिलिएटेड कॉलेजेस को ऑटोनॉमस कॉलेजेस या फिर उनको एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बनाने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। सिर्फ जो फंड उसको कर रहा है, अगर वो स्टेट फंडिंग है, तो अपने रेजोल्यूशन पास करके उस यूनिवर्सिटी से एनओसी लेकर के, और कई बार नहीं भी होता एनओसी, तब भी उसको वो कन्वर्ट कर लेता है अपने एक नए तरह की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो एकेडमिक ऑटोनॉमी सबको चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी जो उन कॉलेजेस को रन कर रही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की फॉर्म में या एफिलिएटेड, वो उनको था ये सिलेबस बनाने का अधिकार। कॉलेजेस को नहीं था, जब तक ऑटोनॉमस कॉलेज का कॉन्सेप्ट नहीं आया, कॉलेजेस को नहीं था, यूनिवर्सिटीज का था। उनकी एकेडमिक काउंसिल ये काम करती थी और सिलेबस बनते थे। एकेडमिक ऑटोनॉमी इस तरह से हमारे विश्वविद्यालय ने भी इंजॉय करी है और ज्यादातर सबने करी। दूसरा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी।
एडमिनिस्ट्रेट करने की, मतलब किस तरह से गवर्न करना है, उसके लिए अपने जो भी एजुकेशन के पॉलिसी रिलेटेड या उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस को बनाना, चाहे वो रेगुलेशंस की फॉर्म में आए यूजीसी एमएचआरडी से, या वो खुद अपने कुछ प्रावधान करना चाहते हो, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब स्टैट्यूट्स बनाती यूनिवर्सिटी को क्रिएट होती है, तो उसके कुछ प्रावधान उसके पास रहते हैं। डिग्री कैसे कन्फर करनी है, किस तरह से, पहले इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास में अपना स्पैन पीरियड डिक्लेयर करने का भी प्रावधान था, उसके अंदर एग्जाम्पशंस देने का भी प्रावधान था। वो धीरे धीरे कोर्ट केसेस के थ्रू और बाकी केसेस के थ्रू धीरे धीरे इस तरह की एडमिस्ट करने की भी, और जितने कॉन्फ्लिक्ट खास तौर पे एफिलिएटेड कॉलेजेस या बाकी उसके कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी के साथ बने, कोर्ट केसेस में भी कई ऐसे निर्णय आए जिसकी वजह से या तो सिस्टम सेंट्रलाइज होता चले गया या फिर उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया गया। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी के पास रहेगी या फिर यूनिवर्सिटी से नीचे के स्तर पे उतर के कॉलेज के लेवल पे जाएगी, ये डिबेट बहुत पुरानी है और 70s की डिबेट है। इसलिए 70s में ही ऑटोनॉमस कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट उन कॉलेजेस के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, और एफिलिएटेड कॉलेजेस को इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस, क्योंकि कई कई तो ऐसे भी बाद में यूनिवर्सिटीज बन गई जहां एक यूनिवर्सिटी ने 500, 600 कॉलेजेस को, मतलब वो सिर्फ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी, अपने डिपार्टमेंट्स हो या ना हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टीचिंग का हो या ना हो, वो केवल एफिलिएशन का काम कर रहे थे। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर ये ऑटोनॉमस कॉलेजेस का ये रहा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी धीरे धीरे शिफ्ट हुई यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस को, उनको ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस दिया। अब इसके अंदर तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है जी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जहां थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी रहता है और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया भी रहता है। अब इसमें भी दो तरह के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में बात करें तो दो बातें बनती हैं। एक बात तो ये बनती है कि जब हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जो यूजीसी ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या जिसने भी जो ग्रांट हमें दिया, जितनी ग्रांट्स हमें दिया, उनको हमने किन प्रायोरिटी एरियाज में खर्च करना है, ये अधिकार क्या यूनिवर्सिटी या कॉलेज को है। तो इसमें जब से बजटिंग का प्रोविजन आ गया, तो नॉर्मली आपने अगले साल कितना पैसा खर्चना है, एक आपने बजट हेड्स बनाए, तो नॉर्मली फिर अकाउंटिंग के हिसाब से ये बात, और कम से कम इसमें इस व्यू में भी देखा गया कि बहुत ज्यादा इस तरह की ऑटोनॉमी का इस्तेमाल ना हो जाए, तो करप्शन को भी रोकने के लिए इस पे थोड़ी रोकथाम लगी है कि आपने जो बजट बना के दिया, जो भी विजन मिशन आपने दिया, उसमें से जिस जिस चीज के लिए अप्रूवल, नए कोर्सेज खोलने के लिए, तो कौन सा कोर्स खोलने के लिए आपने अप्रूवल किया, जो अप्रूवल आपको स्टेट से भी या सेंटर से मिलता रहा, उसके बेसिस पे आप वो काम कर सकते हैं। मतलब आपको कोर्स कौन सा नया खोलना है इसकी ऑटोनॉमी है, उसको बनाने की, डिजाइन करने की उसको ऑटोनॉमी थी, और साथ ही साथ में फिर उसको एक बार आपने पास करा लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते कि हमने मांगा किसी कोर्स के लिए, पीजी कोर्स के लिए, और यहाँ खोल दिया यूजी, यहाँ कुछ बदल दिया, वो ऑटोनॉमी नहीं। फिर इसका सेकंड एस्पेक्ट आता है कि क्या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि सेल्फ सफिशिएंट करने की डायरेक्शन में क्या स्टेप है। तो इसके अंदर जो यूजीसी के प्रावधान आते रहे, एमएचआरडी के प्रावधान, आप अपने सेल्फ रिसीट सिस्टम से, यूनिवर्सिटीज के लिए कहा सेल्फ रिसीट सिस्टम से, उसमें मैडम ने जैसे कहा कि फीस हो सकती है या कोई एलमनाई की तरफ से डोनेशंस हो सकती हैं या और तरह की आपकी कोई अर्निंग्स, तो उन सेल्फ रिसीट सिस्टम से उन्होंने पहले ये प्रेस किया कि आप 10% कम से कम 10% कम से कम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें। ये बहुत लंबी डिबेट कई दिनों तक चली और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लेवल पे पहुंची भी, डिफरेंट वेज एंड मीन से, परंतु ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट फंडेड जो पूरी 100% थी, उनके ऊपर इनमें कोई खास ज्यादा काम नहीं हुआ। हालांकि फिर भी अगर देखा जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी का बजट देख लीजिएगा, अभी भी आपको 7, 8, 10% की रेंज में कहीं ना कहीं पे सेल्फ जनरेटेड फंड्स किसी ना किसी फॉर्म में हैं, और यही सच्चाई कॉलेजेस की भी है। चाहे हम ऑन पेपर यूजीसी की 15 रुपए पर मंथ फीस दिखाते हो, या 20 रुपए 25 रुपए जो भी उसका बाकी जगह पे पीजी वगैरह में है,
लेकिन और डिफरेंट हेड्स के अंदर हम ये फीस लेते रहे और लेते भी हैं, और वो अकाउंट फॉर भी इंटरनल ऑडिट सिस्टम से करते भी। तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात जब आप कहते हैं कि कोई स्टेटस, जब ऑटोनॉमस कॉलेज में लिटिल लेटर, लेकिन इसके अंदर एक डर ये बना रहा कि अगर नए कोर्सेज की परमिशन नहीं मिलती और हमारे पास ऑटोनॉमी है नए कोर्स करने की, तो क्या यूनिवर्सिटीज फिर उन कोर्सेज की परमिशन या फंड ना मिलने की सूरत में क्या सेल्फ फाइनेंसिंग मोड के कोर्सेज चलाए? इसको गवर्नमेंट्स ने इनकरेज किया, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट्स ने इनकरेज किया है इसको। और ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर स्टेट फंडेड होने के बाद में भी, या गवर्नमेंट से फुल्ली फंडेड एक तरह से किसी टाइम पे होने के बाद में भी, स्लोली एंड स्टेडीली मेनी ऑफ देयर कोर्सेज हैव बीन स्टार्टेड रनिंग इन ए सेल्फ फाइनेंसिंग मोड। अब यहाँ पर आकर के जो विरोध शुरू हुआ, जैसे मैडम ने कहा कि फीस बढ़ाएं तो उसका विरोध ही हो जाता है, इसी तरह से कई तरह का विरोध हुआ कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, हम एजुकेशन की सब्सिडी को खत्म कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है अपना हाथ खींचना चाहती है, और उसके बाद में हम एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की और हमारा कदम बढ़ेगा। हालांकि जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये नहीं है कि आप इस आसानी से गवर्नमेंट जो है इस सिस्टम में से अपना हाथ खींच सकती है। हाँ, कुछ नए फर्दर एक्सपेंशन के लिए उन्होंने एक फिर नया सिस्टम जनरेट किया, जिसको उन्होंने कहा कि हम इसको हीफा लोन्स, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी के थ्रू लोन्स। अब लोन्स के अंदर जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोन्स की बात हुई, तो जो पुराना मॉडल था 90 एंड 10, 90% ग्रांट और 10% जो है वो आपको सेल्फ जनरेट करना है, वो ही कॉन्सेप्ट एक्चुअली में गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के लिए दिया गया है। जितना भी आप हीफा से लोन लेंगे उसका 90% आपको वापस नहीं करना, और बाकी 10% जो है वो इंटरेस्ट फ्री है। वो आपको सेल्फ रिसीट सिस्टम से, वंस यू हैव क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टेड और एक्सपेंडेड न्यू थिंग, तो आपको वापस करना। प्राइवेट के लिए भी इसका प्रोविजन किया, सेमी प्राइवेट के लिए भी किया, मतलब जो 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 कंबाइंड थे, और स्टेट के लिए भी किया गया, स्टेट उनके लिए भी। तो इस तरह का प्रावधान, उसमें सिर्फ एक शब्द ऐसा लोन क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने लोन की जगह इसको कोई बेटर ग्रांट्स या कोई और उसको बेटर कोई वर्ड यूज करते तो शायद लोगों को समझने में आसानी होती। उस लोन शब्द का इस्तेमाल किया और फिर उसके हिसाब से, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को अभी भी 90% इसके अंदर मैं उसमें, हालांकि बाकी 10% मिले। इसका अगर जीडीपी 6% जाना है तो इसका भी प्रावधान होना चाहिए। मैं कोई इसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये शुरू से ऐसा प्रावधान। अब वरी जो मैंने आपको जैसे बता दी, वो कुछ वरी है। जैसे हम कोई कहते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन हो जाए, वो अगर ऑटोनॉमस स्टेटस की तरफ जा रहा है, वो ऑटोनॉमस स्टेटस की तरफ जा रहा है, तो फिर उसके अंदर उसके लिए कुछ दिक्कतें हैं। और वो दिक्कतें क्या हैं अगर वो ऑटोनॉमस स्टेटस में जा रहा है? कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये लगता है कि ये अब ऑटोनॉमस स्टेटस में जाएगा, ये डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन क्या इसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होकर के यूनिवर्सिटी का नाम चलता था? क्या एक बार इसको एफिलिएशन से हटा करके, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हटा करके, जैसे मैं मतलब एग्जांपल दे दूं कि अगर मान लीजिए वो तो यूनिवर्सिटी ही बना, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंडर डीयू, क्या सेम स्टेटस एंजॉय डीटीयू की नाम से कर पा रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसी तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को ये खतरा हमेशा लगता रहता है, उसके स्टूडेंट्स को खासतौर पे खतरा लगता रहता है कि जो किसी नामी यूनिवर्सिटी का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ, और खासतौर पे स्टूडेंट को लगता है कि मेरे डिग्री के ऊपर जो नाम लिखा रहता है, वो नाम हट जाने से उसका एकेडमिक या उसका जो जो ब्रांड वैल्यू और ब्रांड नेम उसका लॉस होने वाला। एक उसके लिए खतरा। दूसरा कि हो सकता है कि धीरे धीरे सभी कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में चले जाए तो हमारी फीस बढ़ जाएगी। टीचर्स को यह खतरा लगता है कि जो एक बड़े एम्बिट के अंदर हम यूनिवर्सिटी के साथ में थे, तो क्या हम ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नया आ जाएगा या जो नई गवर्निंग बॉडीज के तहत, या उसको जो भी मैनेजिंग कमेटी नाम ले, उनके तहत आने के बाद में उनकी जॉब्स की सिक्योरिटी कितने रहने वाली है, उनके वर्किंग आवर्स, और एग्जाम्पल्स हैं। मतलब
अगर आप केरल में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमाम जगह पे जो जो इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड कॉलेजेस थे, चाहे वो स्टेट फंडेड रहे और चाहे वो पार्शली फंडेड रहे या टोटली प्राइवेट भी रहे, प्राइवेट का तो खैर उसमें इतना वो नहीं बनता है, लेकिन जो बाकी बने और वो ऑटोनॉमस स्टेटस उन्होंने ले लिया, शुरू में उनको अपने को बढ़ाने के लिए एक सेंट्रल ग्रांट इंसेंटिव तो मिले यूजीसी से, 2-3-4 करोड़ रुपए जो भी उनको ग्रांट मिलता था वो ग्रांट तो उनको दिया गया, लेकिन फर्दर एक्सपेंशन के बाद में उनको एक बार ऑटोनॉमस स्टेटस मिलने के बाद में वहां पर एक ही इंस्टीट्यूशन में 2 फी स्ट्रक्चर के, एक जो हायर फी स्ट्रक्चर वाला सेल्फ फाइनेंसिंग वाला, मैं गया हूं ऐसे कॉलेजेस में जहां दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन, दोनों तरह के कोर्सेज, वो कहते हैं ये जो टीचर्स हैं ये गवर्नमेंट से फंडेड जो फंड्स आते हैं उनसे सैलरी लेते हैं, ये दूसरी तरह के टीचर्स को, इस तरह की जो डिस्पैरिटी और जो जिस तरह का वहां पर 2 तरह के कोर्सेज चलना, सेल्फ फाइनेंसिंग अलग चलना, स्टेट फंड, इससे परेशानी लोगों को हुई है। ये एग्जाम्पल हमारे सामने सेट है और इसको डिस्करेज करके इसको भी रेक्टिफाई बल्कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करना चाहिए। मैं उसका जिक्र करूंगा कैसे हो सकता है, मैं इसका जिक्र करूंगा। और ये जो सारे एप्रीहेंशंस हैं ये अनफाउंडेड नहीं है, अनफाउंडेड नहीं है। मैं एग्जाम्पल डीयू से दूंगा, मैं एग्जाम्पल भी डीयू से दूंगा। देखिए 1986 की पॉलिसी में क्या लिखा गया, ये लिखा गया द सिस्टम, मैं जरा रीड कर रहा हूं, काइंडली एक्सक्यूज मी, द सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज डज नॉट प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द डिजर्विंग कॉलेजेस फ्रॉम द deserving college from the university system, the courses of study and their own syllabus or evaluation, etc. Although UGC has been supporting this program, 1986 में लिखा गया ये, UGC had been supporting this program, only 21 colleges have been conferred autonomous status. And आगे लिखा गया about 500 should be developed into autonomous colleges in the 7th plan. In the 7th plan, existing affiliating system might be replaced in long term. और इस तरह से इस स्कीम को 1986 से लगाते लगाते कपाई जी जानते हैं, यूजीसी के पास डाटा है पूरा, 580 से ऊपर कॉलेजेस को ऑटोनॉमस स्टेटस कन्फर किया गया, एफिलिएटेड कॉलेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एफिलिएट। अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज एफिलिएट कॉलेज में कन्वर्ट हुआ है, मेरे कम से कम ध्यान में ऐसा एग्जाम्पल नहीं। अच्छा, ये सब किस नाम पे किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव्स भी उन्होंने पूरी तरह डिफाइन किए। उसमें लिखा कि क्योंकि उनको सिलेबस बनाने में, उनको नए कोर्सेज अप्रूव कराने में कई समय लग जाता है, तो इसलिए जो है उनको ऑटोनॉमस बना देना चाहिए। उनको कहा कि उनके जो गवर्निंग बॉडीज है उनकी गाइडलाइंस बना करके उनको दे दीजिए, उनको काफी इंडिपेंडेंट करिए ताकि उनको ऑटोनॉमी मिले। और ये भी कहा कि वन टाइम स्पेशल असिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई कॉलेज कन्वर्ट होता था तो उसको गवर्नमेंट फंडिंग भी मिल जाती थी, स्टार कॉलेज का कॉन्सेप्ट बाद में, और तमाम तरह के इस तरह के या पोटेंशियल टू बी से डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड अदर, आई मीन दिस टाइप ऑफ स्टेटस उसके साथ जोड़ दिया ताकि लोगों को इंसेंटिवाइज करके इसको कन्वर्ट किया जाए। अब ये जब 1986 में आया सर, कोहली साहब भी मतलब इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी जो पुराना व्यक्ति है वो इसको वेरीफाई कर सकता है, कक्कड़ साहब भी वेरीफाई, एकदम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेजेस नहीं खुल पाएंगे। ये एक, अब यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने आप को डेवलप करेंगी, कॉलेजेस खोलने का काम सेंटर का नहीं रहेगा। ये 1986 की पॉलिसी के थ्रू फैसला हो गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई नए कॉलेजेस नहीं खुल पाएंगे, कम से कम सेंट्रली फंडेड। और जब 1988 में इस सारे प्रक्रिया को लगाया गया, उसके अंदर एक कॉलेज जिसको ऑलरेडी हमारी एसीईसी अप्रूव कर चुकी थी, खालसा कॉलेज का, वो था पीतमपुरे वाले का, तो उसको सिर्फ एक एज ए स्पेशल केस क्लियर किया गया जो सेंट्रली फंडेड में आया, क्योंकि वो, उसके अलावा जो कॉलेजेस के प्रपोजल थे वो लटक गए। और बाद में यूजीसी, दिल्ली सरकार जिस फॉर्म में उस टाइम पे होती थी, मतलब दिल्ली सरकार इस फॉर्म में तो स्टेट की फॉर्म में तो नहीं होती थी, लेकिन जिस भी फॉर्म में वो होती थी,
उस समय शायद कांग्रेस के ही वो जगप्रवेश चंद्र या ऐसे थे वो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो कहलाते थे वो, और दिल्ली सरकार और यूनिवर्सिटी, ये यूजीसी के अंदर बैठ करके मीटिंग होके एमएचआरडी की इंटरवेंशन से एक मिनट्स बने कि आज के बाद जो भी कॉलेजेस या जो कॉलेजेस का जिनका प्रपोजल है, ये कॉलेजेस अब दिल्ली सरकार के फंड से चलने वाले कॉलेजेस होंगे। और इसी कारण से इसके बाद जब दिल्ली में सरकार फिर बीजेपी की आई तो जितने कॉलेज खुले, ये उस समय के मिनट्स हैं, उसके मिनट्स के हिसाब से 12 कॉलेजेस 100% फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट हमारे यहाँ भी। मतलब इस प्रावधान के बाद में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कैप लगा दिया कि अब वो कॉलेजेस नहीं इस तरह से खोलना है, तो उस कैप लगने के बाद मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो मतलब खोल सकते, मतलब सेंट्रल फंडेड नहीं होंगे वो, तो दिल्ली सरकार के फंडेड ये कॉलेजेस फिर खुले। अब उनका क्या आगे आज की स्थिति है उसके ऊपर चर्चा सब लोगों को मालूम ही है कि उसमें सरकार सोच ही रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस चल रहे हैं, तो उसको डिस्टेबलाइज करने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। उसको स्ट्रेंथन करके उस सिस्टम के और फ्रूट्स ऑल ओवर इंडिया जाए। मतलब अगर आप कह रहे हैं जैसे स्पेशल एजुकेशन जोन बनाते हैं, you can presume due already an example of a special education zone, और इस स्पेशल एजुकेशन जोन को ये मान करके कि हमको इसमें यूजी पीजी और मैं इस बात पे भी मतलब बड़ा खुश हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी के ज्यादातर कॉलेजेस मल्टी डिसिप्लिनरिटी हैं और यूजी पीजी की भी एजुकेशन देने में सक्षम हैं। यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यहाँ कॉलेजेस वो बीएड वाले 10,000 कॉलेजेस की तरह नहीं है जो एक ही कोर्स पढ़ाते हैं और बहुत उनके पास ना टीचर हैं ना उनके पास, यहाँ टीचर भी हैं, स्टूडेंट आना भी चाहते हैं, स्टूडेंट पढ़ना भी चाहते हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज भी हैं, मल्टी डिसिप्लिनरिटी भी है, कितने पैरामीटर्स जिस तरह। तो अगर इस नई एजुकेशन पॉलिसी को या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको 2020 कह रहे हैं, अगर सरकार इसका सही मॉडल इंप्लीमेंटेशन करवाना चाहती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जिसमें हर तरह के आयाम होंगे वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी को एज ए एग्जाम्पल ले सकती है पॉजिटिव्स के लिए। लेकिन इसमें हमेशा जो हमारा आग्रह रहता है वो यही कि अगर इसमें फंडिंग को कट करने का कोई प्रावधान, जो अभी तक तो मुझे कहीं नजर आया नहीं, मुझे एक शब्द भी कहीं पे ऐसा नजर इस पॉलिसी में नहीं आया जो ये कह रहा है कि हम फंड्स काट लेंगे और प्राइवेट के हाथों, मतलब नयों को डेवलप करने का क्या मैकेनिज्म होगा ये एक अलग है, और लेकिन नए जो बनेंगे भी प्राइवेट उनकी फी रेगुलेशन की बात हो रही है। तो ऐसा इसके ऊपर उनको एक टूल दे करके, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम खुद ही लोग जो हैं गवर्नमेंट के आई हुई पॉलिसीज के या रूल्स का मिस इंटरप्रिटेशन करके और उसको सिर्फ किसी खास तरह की पॉलिटिक्स के लिए उसको पेश करते हैं। अब जैसे इसी पॉलिसी के अंदर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो इंक्लूसिव नहीं है, इससे तो 50% अगर किसी पॉलिसी में जीईआर का जिक्र है तो जीईआर में खुद ही लोग ये जान लें कि 10% तो इकोनॉमिकली या सोशली फॉरवर्ड हम इस देश में मानते हैं, तो 50% जीईआर होगा तो फिर इंक्लूसिव कैसे नहीं होगा, सभी लोग इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से इन सब आर्गुमेंट्स को लेकर के मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। अब इसमें खुद ही इस बात का भी मैं बता दूं कि पॉलिसी में लिखी हुई हर चीज बिल्कुल 100% कुछ ही सालों के अंदर इंप्लीमेंट, ये तो खुद ही 2030, 2032, 2035 तक का मतलब आगे गोल सेट कर रही है। तो कोई कल ही सब कारण बन जाने वाले हैं, कल ही सब कुछ चेंजेस हो जाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं। ये फेज मैनर में स्लोली होगा और तरीके से होगा। लेकिन जो मैं इसके बारे में समझता था मैंने उसके बारे में बताया। इसमें जो बात कही है, मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात कही है, जो लिमिटेड टीचर्स इंस्टीट्यूशन और 3 तरह के इंस्टीट्यूशन के बारे में जो बात कही गई है कि एक रिसर्च इंटेंसिव यूनिट्स होंगी,
दूसरी टीचर इंटेंसिव यूनिट्स होंगी, यूनिवर्सिटीज होंगी, और तीसरे ऑटोनॉमस कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट होगा। तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी के अपने स्ट्रक्चर से बाहर निकाल करके देखना या नहीं देखना वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इससे बहुत सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कमर्शियलाइजेशन या उसकी तरफ जा रहे थे, मेरे हिसाब से जैसे ही ये बात शुरू होगी मल्टीडिसिप्लिनरिटी की, और आपको अगर एग्जिस्ट करना है तो आपको सब पढ़ाना पड़ेगा, सब तरह के वो रखने पड़ेंगे, तो बल्कि वो वैनिश होने वाला है कमर्शियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ में ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस भी ग्रेडेड मैनर के अंदर मिलेगा। उनको अपने को एक सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर मुझे ऑटोनॉमस कॉलेज स्टेटस लेना है तो सिर्फ एप्लीकेशन से नहीं होगा, मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे पास मिनिमम एक्रेडिटेशन है। इन सब बातों के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के ऊपर मुझे कम से कम ऐसा कोई डायरेक्ट अभी खतरा ना, हालांकि कुछ बातें आती रहेंगी, और वो तो गर्ग साहब ने सही कहा कि हमारे अपने अगर रूल्स जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ हमारा अपना एक्ट और स्टैट्यूट्स हैं, वो परमिट ही नहीं अगर करता है कि वो आप उस ऑटोनॉमस कॉलेज के फॉर्मेशन में चले जाइए, तो ये कोई ओवरनाइट होने वाला प्रक्रिया है, ये ऐसा होगा नहीं। हालांकि सरकारें कोशिश करती हैं, मैं मानता हूं सरकारें कोशिश किस पे करती है, जब विलिंगनेस फ्रॉम द गवर्निंग बॉडी या इस तरह के ट्रस्ट कॉलेजेस कुछ इसके ऊपर अटेम्प्ट्स करते हैं, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन सही करके इसकी पॉलिसी के अंदर हम हमारी एप्रीहेंशंस को मेंशन करके, और हम लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो, इसके जितने अच्छे आयाम हैं वो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स फ्रेंडली, जितना इसकी नेचर है वो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए, स्टूडेंट्स को जो इसके बेनिफिट मिलने चाहिए मल्टीपल एग्जिट से, या अपने क्रेडिट्स को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब उसको ट्रांसफर करा सकते हैं, वो सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएं। लेकिन विद दिस कैविएट दैट द financial grant should continue for the central universities and the central institutions or the colleges in a similar manner, as rather they should be more strengthened so as to show these states, other states who do not want to follow this policy, and so as to become a model for whole of this India, that what kind of revolution this NEP can carry forward. So thank you very much, sir. I am stopping 2 minutes before my time allotted. Thank you very much.